हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट की, कल हमारी पहली क्लास थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, कश्मीर की डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कश्मीर की हिस्ट्री के रिसोर्सेज क्या हैं। इसी तरह हमने गोनंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। देन हमने मायूरन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। ओके, इसी तरह हमने पढ़ा था कि बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि कल हमारी सेकंड क्लास होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुशन एम्पायर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम आज पढ़ रहे हैं कुशन एम्पायर के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मायूर एम्पायर्स के बाद कश्मीर में कौन आए थे? मायूर एम्पायर के बाद कश्मीर में आए थे हमारे कुशन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था कश्मीर में? कुशन एम्पायर। ओके, कुशन एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर था उसका नाम था कनिष्का। क्या नाम था उसका? कनिष्का। कनिष्का एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है किनका? कुशन डायनेस्टी का। तो इसने एक सिटी एस्टेब्लिश की थी श्रीनगर में। किस नाम से? कनिष्कपुरा के नाम से। किस नाम से एस्टेब्लिश की थी? कनिष्कपुरा के नाम से। तो ये भी इसी तरह फॉलोअर था बुद्धिज़्म का, जिस तरह हमारे लास्ट डायनेस्टी के रूलर थे। कौन कौन से थे? जैसे हमारा अशोका था, ओके, जलूका था, वो सारे किसके फॉलोअर थे? बुद्धिज़्म के। और दामोदरा सेकंड भी बुद्धिज़्म का फॉलोअर था। इसी तरह कनिष्का भी बुद्धिज़्म का फॉलोअर था। तो कनिष्का का जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में बुद्धिज़्म के रिलेटेड, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि कनिष्का ने कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की थी। इसने कश्मीर की जो बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल्स हुई थी, है ना, तो वो आपको इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है बाकी काउंसिल, लेकिन कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में करवाई थी। किसने करवाई थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम कनिष्का था। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये कनिष्का का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। वो आपको जैसे पूछ सकते हैं कि इसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिज़्म के लिए, वो किस रिलीजन को मानता था? बुद्धिज़्म को मानता था। उसने कौन सी सिटी एस्टेब्लिश की थी कश्मीर में? जैसे कि यहाँ पे कनिष्कपुरा की सिटी। ओके, इसके बाद हमारी आती है गोनंदिया डायनेस्टी फिर से पावर में। कुशन एम्पायर के बाद फिर से, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि जो गोनंदिया डायनेस्टी है ये 2-3 बार कश्मीर में पावर में आती है। तो जैसे ही कुशन एम्पायर का यहाँ से गायब हुए, यानी कि हार गए वार में, तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी वापस आ गई? गोनंदिया डायनेस्टी वापस आ गई। इसको ये सेकंड टाइम गोनंदिया डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी? गोनंदा थर्ड ने। किसने एस्टेब्लिश की थी? गोनंदा थर्ड ने। ये आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड टाइम जो गोनंदिया डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी कश्मीर में, ये किसने एस्टेब्लिश की थी? ये गोनंदा थर्ड ने एस्टेब्लिश की थी। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे रूलर्स आते हैं, अननोन रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं गोनंदा के बाद। उसके बाद फिर से गोनंदा डायनेस्टी आती है पावर में। ओके, तो उसका रूलर कौन था जो थर्ड टाइम गोनंदा डायनेस्टी कश्मीर में आती है? वो था उसका रूलर मेघवाहाना। क्या नाम था उसका? मेघवाहाना। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वो रूलर था, गोनंदा डायनेस्टी का रूलर था मेघवाहाना, जिसने क्या किया था? एनिमल स्लाटर अपनी टेरिटरी में बैन किया था। फर्स्ट टाइम कश्मीर की हिस्ट्री में एनिमल स्लाटर किसने बैन किया था? वो था गोनंदा डायनेस्टी का रूलर, जो थर्ड गोनंदा डायनेस्टी आई थी। क्या नाम था उसका? मेघवाहाना। ओके, देन इसके बाद एक और डायनेस्टी वापस पावर में आती है गोनंदा की डायनेस्टी के बाद। इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। इस डायनेस्टी का क्या नाम था? इस डायनेस्टी का नाम था कारकोतरा डायनेस्टी। ओके, कारकोतरा डायनेस्टी का किसने एस्टेब्लिश की थी? ये दुर्ला वर्दावना ने एस्टेब्लिश की थी। किसने एस्टेब्लिश की थी कारकोतरा डायनेस्टी? दुर्ला वर्दावना ने। अब इस डायनेस्टी में जो इम्पॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था ललित आदित्य। क्या नाम था उसका? ललित आदित्य। वो हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो करकटा डायनेस्टी थी, जैसा मैंने आपको बोला कि ये किसने एस्टेब्लिश की थी? दुर्ला वर्दावना में। ठीक है, इसी के रूल के दौरान एक पिलग्रिम आया था चाइना से, ह्यून्स।
किसके रूल के दौरान? दुर्लभ वर्दावना के तहत जो चाइनीज आया था यहाँ पे, चाइनीज पिलग्रिम, उसका नाम क्या था? ह्यून। ओके, तो जिसने कश्मीर को क्या नाम दिया था, हमने पीछे पढ़ा था, इसी ह्यून ने कश्मीर को क्या नाम दिया था? काश्मीलू नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसने? काश्मीलू। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जो चाइनीज पिलग्रिम आए थे ह्यून, उन्होंने कश्मीर को कौन सा नाम दिया था? काश्मीलू। और वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो किसके रूल में यहाँ आए थे? किसके रूल में आए थे? दुर्लभ वर्दावना में। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ये हमारी कारकोता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ओके, देन दुर्लभ वर्दावना के बाद कौन रूलर बना कश्मीर का? इनके बाद बना कश्मीर का रूलर प्रताप आदित्य। क्या नाम था उसका? प्रताप आदित्य। यानी कि इनका बेटा जो था प्रताप आदित्य था, वो कश्मीर का रूलर बना, कारकोता डायनेस्टी का सेकंड रूलर। तो इसने एक सिटी एस्टेब्लिश की अपने दौर में, कौन सी? प्रतापपुरा। कौन सी जगह? प्रतापपुरा, जिसको आज मॉडर्न कश्मीर में क्या कहा जाता है? तापर, जो कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको तापर पटन के नाम से आज जाना जाता है। ओके, देन इम्पॉर्टेंट रूलर जो यहाँ पे आता है कारकोटा डायनेस्टी का, वो है हमारा ललित आदित्य। ललित आदित्य का कंट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट माना जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि ये आर्मी, इसने अपनी जो आर्मी थी इसके टाइम पे, किसके टाइम पे? ललित आदित्य के टाइम पे जो इसकी आर्मी थी, इसने रीऑर्गेनाइज की, है ना। और इसने बड़े, इसका जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था? चाणक्य था। कौन था इसका कमांडर इन चीफ का नाम? ललित आदित्य के कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? चाणक्य था। ओके, तो इसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, इसने सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था? उस सन टेम्पल को क्या कहते हैं? मार्टन टेम्पल। मार्टन टेम्पल कहाँ पे है? मार्टन टेम्पल हमारे अनंतनाग में। कहाँ पे है? हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन JKSSB में पहले भी आ चुका है। मार्टन टेम्पल कहाँ पे है और इसको किसने बनवाया? तो इसको किसने बनवाया था? ललित आदित्य ने बनाया था मार्टन टेम्पल, जो अनंतनाग में है। तो मार्टन का लिटरल मीनिंग क्या है? सन, यानी कि सूर्य, जिसको हिंदी में हम सूर्य कहते हैं। ओके, देन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री में जो एग्ज़ाम के रिलेटेड होगी, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी। ये कोई इतना डीप नहीं है, जितनी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री डीप है उतनी कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री डीप नहीं है। बाकी हम जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ लास्ट पे करेंगे पूरी हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद, उसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन इन जनरल कश्मीर की हिस्ट्री में, एंशिएंट में इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारा पीरियड आता है मिडीवल हिस्ट्री का। कौन सा पीरियड आता है? मिडीवल हिस्ट्री का। तो मिडीवल हिस्ट्री जो कश्मीर की है, ये किस डायनेस्टी से स्टार्ट होती है? ये हमारी उत्पाला डायनेस्टी से स्टार्ट होती है। कौन सी डायनेस्टी से स्टार्ट होती है? उत्पाला डायनेस्टी के बाद। उत्पाला डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद आई? कारकोतरा डायनेस्टी के बाद। कारकोतरा डायनेस्टी के बाद आई हमारी उत्पाला डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी? ये डायनेस्टी ओंती वर्मन ने एस्टेब्लिश की थी। किसने एस्टेब्लिश की थी? उत्पाला डायनेस्टी ओंती वर्मन ने। ओके, तो इसने, ओंती वर्मन ने सिटी एस्टेब्लिश की। कौन कौन सी? ओंतीपुरा। किस नाम से की थी? ओंतीपुर, जिसको हम आज मॉडर्न डे में ओंतीपुरा कहते हैं, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ओके, तो दूसरी सिटी कौन सी इसने एस्टेब्लिश की थी? सुयापुर। सुयापुर इसने एस्टेब्लिश की थी। एक सुयापुर और ओंतीपुर सिटी किसने एस्टेब्लिश की थी? ये उत्पाला डायनेस्टी के ओंती वर्मन ने एस्टेब्लिश की थी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी कैपिटल क्या थी? ओंतीपुर इसकी कैपिटल थी। जो ये सिटी इसने एस्टेब्लिश की थी, दो सिटी, एक ओंतीपुर और दूसरी शाहपुर, तो इसने अपनी कैपिटल कहाँ रखी? ओंतीपुर। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है इसकी कैपिटल क्या थी? ओंतीपुर, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ओके, सेकेंडली इसके पीएम का नाम क्या था? शेरू इसके पीएम का नाम था, यानी कि जो इसका वज़ीर था उस टाइम पे, जिसको हम आज प्राइम मिनिस्टर कहा ये कहते हैं। जैसा कि ये आज इंडिया में तो नहीं होता, जैसे कि हमारे यूके में होता है। ओके, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ एक किंग भी होता है। ओके, वहाँ पे एक किंग भी होता है। ठीक है,
तो इतने खास पावर तो नहीं रहते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे ऐसा नहीं होता था, वहाँ सिर्फ वज़ीर, ये एंशियंट टाइम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं होती थी। अब जो बादशाह होता था, किंग होता था, उसको वो जो अपनी वजारत चलाता था वो कुछ वज़ीरों की मदद से चलाता था। तो इसका जो पीएम था, इसका जो वज़ीर था, वो उसका नाम क्या था, शेरू था। और यहाँ पे एक एड ऑन पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ग्रेट इंजीनियर ऑफ मिडीवल टाइम, उसका क्या नाम था, साहू नाम था उसका, क्या नाम था, साहू था। ये अच्छा आर्किटेक्चर था, ये एक इंजीनियर था, किस टाइम का, मिडीवल टाइम का, किस टाइम का, मिडीवल टाइम का, कौन, साहू। ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा इनके टाइम पे कि इसी डायनेस्टी के दौरान कश्मीर का एरिया एक्सटेंड होकर कहाँ तक चला गया, अफ़गानिस्तान तक। कश्मीर का एरिया कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, अफ़गानिस्तान तक। किसके दौर में, अवंती वर्मन के दौर में, ठीक है। तो इसको फिर किसने सक्सीड किया, इसके सन ने, यानी कि इसके मरने के बाद कश्मीर का रूलर कौन बना, शंकर वर्मन। शंकर वर्मन किसके बाद, अवंती वर्मन के बाद कश्मीर का रूलर कौन बना, शंकर वर्मन। ओके, तो सेकंड फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, जैसा कि हमने पहला ये पढ़ा था कि फर्स्ट फीमेल रूलर कश्मीर की कौन थी, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर थी यशोवंती। कौन थी, यशोवंती, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जो गोनंदिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इसी तरह कश्मीर की सेकंड फीमेल रूलर कौन थी, सुगंधा देवी। कौन थी, सेकंड रूलर सुगंधा देवी। शी वॉज द सेकंड फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। और ये किसकी वाइफ थी, ये शंकर वर्मन की वाइफ थी। किसकी वाइफ थी, शंकर वर्मन की, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, तो उत्पाला डायनेस्टी के बाद जो कश्मीर में डायनेस्टी आई, वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो हमारी गुप्ता डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की एक एम रूलर थी, फीमेल रूलर थी, दिदा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कश्मीर गुप्ता डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी। तो गुप्ता डायनेस्टी कश्मीर में किसने एस्टेब्लिश की थी, परवा गुप्ता ने एस्टेब्लिश की थी, जो फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का कश्मीर में। यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी कश्मीर में गुप्ता डायनेस्टी का रूलर आया था, उसका फाउंडर कौन था, परवा गुप्ता था, ठीक है। तो जब परवा गुप्ता के मरने के बाद कश्मीर का रूलर कौन बना, कीमा गुप्ता। कौन बना, कीमा गुप्ता कश्मीर का गुप्ता डायनेस्टी का सेकंड रूलर बना। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये जो दीदा थी, ये किसकी वाइफ थी, बेसिकली ये इसी की वाइफ थी। किसकी, कीमा गुप्ता की वाइफ थी, कौन, दीदा, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन थी, ये डॉटर थी, किसकी डॉटर थी, रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी हमारे पुंछ में होती थी। कहाँ पे होती थी, पुंछ में हमारी लोहरा डायनेस्टी थी। उसकी जो वहाँ का रूलर था, उसकी बेटी थी, कौन थी, दीदा, जिसकी शादी किससे हुई थी, केमा गुप्ता से हुई थी, ठीक है। देन दीदा के बारे में कुछ आपको मैं बताता चलूँ। दीदा रानी जो थी, ये वाइफ थी, जो ऐसे आपको मैंने नीचे बोला केमा गुप्ता की वाइफ थी। ओके, तो ये लोहरा डायनेस्टी के रूलर की क्या थी, बेटी थी। और जो ग्रैंड डॉटर थी, ये किसकी ग्रैंड डॉटर थी, शाही किंग ऑफ काबुल, जो काबुल का उस टाइम पे किंग था, उसकी ये ग्रैंड डॉटर थी। क्या थी, ये ग्रैंड डॉटर। ओके, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है कि कैथरीन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं। तो कैथरीन ऑफ कश्मीर, इसी को दीदा को कहते हैं। दीदा रानी लिखते हैं, या आप दीदा सिंपली लिखो या दीदा रानी लिखो, इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर कहते हैं। ओके, तो एक पॉइंट मैं आपको और बताता चलूँ, केमा गुप्ता, जो ये केमा गुप्ता था, इसका हस्बैंड जो था, ये अपनी वाइफ की हर बात लगभग मानता था। यानी कि इसकी जो वाइफ थी, वो इस पर ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। क्या थी, ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। यानी ये जो भी फैसला लेता था उस टाइम पे, तो वो अपनी वाइफ के कहने पे लेता था। इसलिए इसको एक निक नेम दिया गया था उस ज़माने पे, क्या, दीद कीमा। दीद कीमा, यानी कि ये अपनी वाइफ की ज़्यादा बातें, हर बात जो भी फैसला लेता था वाइफ के कहने पे लेता था, तो इसको दीद कीमा नाम पड़ा था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दीद कीमा किस रूलर को कहते थे। तो दीद कीमा किस रूलर को कहते थे, दीदा रानी के हस्बैंड को कहते थे, जिसका नाम क्या था, केमा गुप्ता था। ओके, तो उसके बाद
हमारे यहाँ पे आती है लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी जैसा मैंने आपको बोला कि लोहरा डायनेस्टी कहाँ थी, ये पुंछ की डायनेस्टी थी, यानी कि ये पुंछ के रूलर जो थे, जो डायनेस्टी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में थी उस टाइम पे। जो पुंछ आज का डिस्ट्रिक्ट है इतना ही नहीं था, इसमें मीरपुर भी एडेड था, जो आज मीरपुर जो है ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था उस ज़माने में। तो ये आज का ये जो मीरपुर है ये पीओके में, ओके, कहाँ पे है, पीओके में। तो लोहरा डायनेस्टी कश्मीर में कैसे आई? जब दीदा की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई, दीदा रानी की डेथ हुई, तो इसको कोई भी अपना मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अपना कोई बच्चा नहीं था जो इनका रूल आगे चलाता, तो इसने अपना ऑफ़र किया, अपना ये जो इसकी किंगडम थी ये अपने भाई को ऑफ़र की। किसको ऑफ़र की? अपने भाई को, संग्राम राजा को, ठीक है। इसने किसको ऑफ़र की? अब जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि संग्राम राजा का जब रूल आया कश्मीर में, ये किस डिनेस्टी से बिलोंग करता था संग्राम राजा? ये लोहरा डिनेस्टी से बिलोंग करता था। तो ये किसका नेफ्यू था, किसका भांजा था? ये दीदा का भांजा था, नेफ्यू था, ठीक है। जो लास्ट रूलर था किसका, लोहरा डिनेस्टी का, उसका नाम क्या था? विनती देवा नाम था। लास्ट रूलर जो था लोहरा डिनेस्टी का उसका नाम विनती देवा था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लोहरा डिनेस्टी के एक किंग था जिसका नाम जय शीमा था। क्या नाम था? जय शीमा था। जो कल्हाना पंडित ने बेसिकली राय तरंगनी लिखी थी वो इसी के दौर में लिखी थी। यहाँ से JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है कि कल्हाना पंडित ने राय तरंगनी किस रूलर के दौर में लिखी है, ठीक है। तो वो कौन सा रूलर था? जय शीमा। और यहाँ पे हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि वो रूलर किस डिनेस्टी से बिलोंग करता था, या कल्हाना पंडित ने जो राय तरंगनी लिखी है वो किस डिनेस्टी के दौर में लिखी है। तो वो कौन सी डिनेस्टी थी? लोहरा डिनेस्टी थी, ओके। देन उसके बाद हमारी आती है देवा डिनेस्टी, ओके। देवा डिनेस्टी के दो इम्पॉर्टेंट किंग थे। कौन थे? दो इम्पॉर्टेंट किंग थे। कौन सा? सरगम देवा और शाह देवा, ये दो इम्पॉर्टेंट किंग थे। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में दिया, लेकिन उतना डिटेल में JKSSB आपसे पूछने वाली नहीं है, ठीक है। तो जब शाह देवा का रूलर था, तो जब शाह देव कश्मीर का रूलर था, तो उस दौरान जुल्फ़िकार खान ने कश्मीर पे अटैक किया, जो सेंट्रल एशिया का रूलर था। कहाँ का रूलर था? सेंट्रल एशिया का। तो शाह देवा के दौर में इसने कश्मीर पे अटैक किया। जब 14th सेंचुरी की बिगनिंग थी तो मंगोल ने भी कश्मीर पे अटैक किया। कहाँ से? नॉर्दर्न साइड ऑफ जोजिला पास, यानी कि लद्दाख वाले साइड से, नॉर्दर्न साइड से जोजिला पास के अटैक किया। और इसके साथ कितनी आर्मी थी? 60,000, यानी कि 60,000 आर्मी मैन लेके आया और इसने कश्मीर पे अटैक किया। देन हमारी उसके बाद आती है जुल्चा डिनेस्टी। कश्मीर में कौन सी डिनेस्टी आती है हमारी? जुल्चा डिनेस्टी। तो इसका रूलर कौन था? एक ही रूलर था इस डिनेस्टी का। क्या नाम था उसका? रिंचन। क्या नाम था इसका? रिंचन, जो बाद में कहा जाता है कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी कि ये बाद में मुस्लिम हो गया था। तो इसके रूल का पीरियड क्या था? 1320 ईस्वी से लेके 1323, यानी कि 3 साल ने इसने कश्मीर पे रूल किया। तो इसने जब इस्लाम कबूल किया वो कैसे किया? जब सईद शरफुद्दीन यानी कि बुलबुल शाह जो थे उनके कांटेक्ट में आया, उनसे इसकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब इसको दावत दी इस्लाम की, तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद इसने अपना नाम क्या रखा? सदरुद्दीन शाह। क्या नाम था इसका? सदरुद्दीन शाह। देखिए अब यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम जाएंगे, अगर क्वेश्चन हमें आता है तो रिंचन यानी कि सदरुद्दीन शाह था, वो कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बना। लेकिन एक्चुअल में कश्मीर का जो पहला मुस्लिम रूलर था वो कौन था? वो हमारा शाह मीर था, जिसने शाह मीर डिनेस्टी एस्टेब्लिश की, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वहाँ पे JKSSB में क्वेश्चन आता है, वहाँ पे शाह मीर भी ऑप्शन होता है और सदरुद्दीन शाह भी होता है। तो अगर वहाँ पे उन्होंने पूछा होगा प्रैक्टिकली, यानी कि एक्चुअली किसके साथ मुस्लिम रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको शाह मीर के साथ जाना है। तो अगर उन्होंने पूछा फर्स्ट टाइम कश्मीर ये मुस्लिम रूल कश्मीर में किसने एस्टेब्लिश किया, तो वो कौन था? सदरुद्दीन शाह, ओके। तो इसकी शादी किससे हुई थी? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी शादी हुई थी कोटा रानी से। जो ये
रिंचन था, ये सदरुद्दीन शाह था, इसकी शादी किससे हुई थी? कोटा रानी से। कोटा रानी किसकी? ये जो थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ रामाचंद्रा। ये डॉटर थी रामाचंद्रा की, जो कमांडर इन चीफ था शाहदेवा डिनेस्टी का। ओके, जो कमांडर इन चीफ था शाहदेवा, जो किंग था देवा डिनेस्टी का, उसका ये कमांडर इन चीफ था, ये उसकी कोटा रानी उसकी बेटी थी। ठीक है, ही वॉज ओरिजिनली ये प्रिंस ऑफ लद्दाख। हाँ, तो ये जो रिंचन था ये एक्चुअली में कहाँ का प्रिंस था? ये लद्दाख का प्रिंस था। तो इसका एक मेन कंट्रीब्यूशन है कि इसने कश्मीर में फर्स्ट मस्जिद कंस्ट्रक्ट की थी। फर्स्ट मस्जिद यानी कि पहली मस्जिद कश्मीर में किसने कंस्ट्रक्ट की थी? ये रिंचन ने की थी। ओके, सदरुद्दीन शाह जिसका बाद में नाम रखा गया था। तो उस मस्जिद को क्या कहते हैं? बुर्ड मस्जिद। आज भी लोग इस नाम से इस मस्जिद को जानते हैं, बुर्ड मस्जिद। ओके, तो अब हम थोड़ा सा कोटा रानी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर वहाँ पे देखा जाए कि ये लास्ट हिंदू रूलर थी कश्मीर की। कौन? कोटा रानी लास्ट प्रैक्टिकल हिंदू रूलर थी। लेकिन हिंदू रूलर जो कश्मीर का था, लास्ट हिंदू रूलर था, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नाम का हिंदू रूलर था। लेकिन अगर देखा जाए वाकई में जिसका रूल था, जिसका पावर चल रहा था, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रैक्टिकल हिंदू रूलर, वो कौन थी? कोटा रानी थी। तो ये फीमेल थी, अगेन फीमेल। तो ये फोर्थ फीमेल रूलर बनी कश्मीर की। ओके, फोर्थ फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर कौन थी? कोटा रानी। ठीक है, इसकी 2 बार शादी हुई थी, तीसरी बार इसने फिर सुसाइड कर लिया था, ऐसा बोला जाता है। इसकी तीसरी बार भी शादी होने वाली, फिर सुसाइड कर लिया था। तो ये फर्स्टली किससे इसकी मैरिज हुई थी, शादी हुई थी? रिंचन से। ठीक है, तो रिंचन की जब डेथ होगी तो इसकी शादी कर दी गई उदयन देवा से। किससे कर दी गई? उदयन देवा से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन क्या कहते हैं कि जब इसकी भी डेथ होगी, जो इसका सेकंड हस्बैंड था उदयन देवा था, इसको कश्मीर का लास्ट रूलर माना जाता है, हिंदू रूलर माना जाता है। किसको? उदयन देवा को कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली कौन थी? वो कोटा रानी ही लास्ट हिंदू रूलर थी। ओके, तो हिस्टोरियन के मुताबिक जो शाह मीर थे, जब उदयन देवा का देहांत हो गया यानी कि वो मर गया, तो शाह मीर इससे शादी करना चाहता था। किससे शादी करना था चाहता था? कोटा रानी से शादी करना चाहता था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया था। इसने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और इसने अपने इंटेस्टाइन गिफ्ट की थी। किसको? शाह मीर को, एज ए गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट इसने शाह मीर को गिफ्ट की थी। यहाँ पे दूसरी बात ये आप याद रखिए कि शाह मीर का किस नाम से जाना जाता था? शाह मीर जूना राजा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ, इसने सुसाइड नहीं किया, इसने अपनी इंटेस्टाइन एज ए वेडिंग गिफ्ट किसको? शाह मीर को नहीं दी। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली में शाह मीर ने इसको मार दिया था। शाह मीर ने इसको मार दिया था खुद पावर में आने के लिए। तो हिस्ट्री में इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसके जो 2 सन थे, दोनों हस्बैंड में से, एक रिंचन में से और दूसरा शाहदेवा में से, उनके साथ क्या हुआ। हिस्ट्री इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी भी बुक में इसके बारे में, उसके सन्स के बारे में, जो एक रिंचन से था उसका बेटा और दूसरा शाहदेवा से था, तो उसके बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो फ्लड कैनल है कश्मीर की, जिसको आज हम भी आज भी वो प्रेजेंट है, उस टाइम पे उसको क्या कहते थे? कोतेकूल। कोतेकूल किसने बनवाई थी? इसी कोटा रानी ने बनाई थी, क्योंकि कश्मीर में राइवर झेलम बीचों बीच से गुजरता है श्रीनगर सिटी में, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते थे। थोड़ी सी बारिश की वजह से भी झेलम का पानी ऊपर आ जाता था और फ्लड से श्रीनगर सिटी भर जाती। तो इसने ये एक कैनल कंस्ट्रक्ट की, किस लिए? ताकि जब झेलम इंटर करेगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो जब ये ओवरफ्लो होगा तो ये सिटी से हट के निकलेगा, और जब यही झेलम आगे सिटी की लिमिट क्रॉस करेगा और यही जो नहर ओवरफ्लो कैनल थी, ये वापस जाके झेलम में मिलेगी। ओके, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कोटा रानी का। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुस्लिम रूल के बारे में, और कल ही इस मुस्लिम रूल पूरे को ख़त्म करेंगे, जो शाह मीर डिनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, मुस्लिम रूल अच्छी तरह से कश्मीर में एस्टेब्लिश हुआ, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो मिडीवल हम लगभग आधी कर चुके हैं, आधी कल
बची है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कल ही ख़त्म करेंगे। इसमें भी इतना नहीं है, मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताता जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। बाकी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो बातें होती हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। पहली बात ये होती है कि जो भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होता है वो सबको पता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, वो हर एक स्टूडेंट को पता होता है, चाहे वो अच्छा पढ़ने वाला हो या कम पढ़ने वाला, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन सक्सेस उसी स्टूडेंट को मिलती है जिसको ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़, हर एक चीज़ इतनी डीप है, अगर आप उसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो 1 महीना भी उसके लिए कम है। जैसे आप कश्मीर की हिस्ट्री देख लें, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको 6 महीने भी लग सकते हैं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने को। तो हमें उतना डीप नहीं जाना है, हमें बेसिक यही चीज़ जहन में रखनी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ओके, यानी क्या नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम कहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, उन चीज़ों के साथ हमें टच नहीं करना, हमें डीप नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें वही डिस्कस करने क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी इसमें रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रिस्क है, 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। ओके, अब इस 1 मार्क्स को बचाने के चक्कर में आप अपने 2 महीने तो नहीं ना लगा सकते, ठीक है। अगर हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा डीप से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन तो आप 2 घंटे की, या हद करके हम ये जो हिस्ट्री कर रहे हैं ये 3 घंटे की क्लास में ख़त्म करेंगे। तो 3 घंटे कितने हो गए हमारे, 8 10 या 12 क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारे 3 आवर हो गए, तो 3 आवर में हमारे 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। और अगर इस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम 2 महीने लगा देंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो वो फिर पढ़ना ना पढ़ना एक ही बात है, क्योंकि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हम पीएचडी करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए और चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो बाकी इंशाल्लाह ये जो मेरे नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन अपने पर्सनल नोट हैं, जब हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये पूरा निकाल के पीडीएफ पढ़ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह क्लास के जब हमारी आखिरी क्लास होगी हिस्ट्री की, उस टाइम पे मैं आपको ये नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कहीं पे समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।